हम सब के साथ कभी ना कभी डिबेट या डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हुए ऐसा ज़रूर होता है कि हमें लगता है कि अगला बंदा जो भी बात कर रहा है उसमें कुछ तो गलत कर रहा है, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि वो क्या गलत बात है और हम उसको पिक नहीं कर पाते कि एक्चुअली में इसके आर्ग्यूमेंट में मसला क्या है। तो इस सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि वो बंदा लॉजिकल फैलेसीज यूज कर रहा है। लॉजिकल फैलेसीज एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जब मुझे पहली दफा इनके बारे में पता चला था तो मुझे सख्त परेशानी हुई थी कि यार हम तो जो भी आर्ग्यूमेंट करते हैं हम उसमें इतनी मिस्टेक्स करते हैं, और जो बंदा हमें ये आर्ग्यूमेंट से चीजें समझा रहा होता है, लॉजिकल फैलेसीज यूज कर रहा होता है, हम उसकी आर्ग्यूमेंट को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं और हम समझते हैं कि यार बड़ी लॉजिकल बात कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो लॉजिकल फैलेसीज को यूज कर रहा होता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लॉजिकल फैलेसीज क्या होती हैं, इसको आर्ग्यूमेंट में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और हम इनको किस तरह आइडेंटिफाई करके इनका काउंटर कर सकते हैं, और जब हम कोई आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हो तो हमने किस तरह इन लॉजिकल फैलेसीज से बचना है ताकि हमारा आर्ग्यूमेंट ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा प्रोफेशनल लगे। वैसे तो ये फैलेसीज बहुत ज्यादा हैं और अगर सबको एक्सप्लेन करने बैठा तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन कुछ फैलेसीज ऐसी हैं जो हमारी डेली लाइफ में लोग यूज करते हैं और हमें उनका पता होना जरूरी है। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि ये मोस्ट कॉमन फैलेसीज कौन सी हैं। सबसे पहले है फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन, यानी इफ इट इज ट्रू ऑफ द पार्ट्स इट इज ट्रू ऑफ द होल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर एक आर्ग्यूमेंट का कुछ बात सच है तो इसका मतलब है कि वो पूरा आर्ग्यूमेंट ही सच है। ये एक बड़ी लॉजिकल फैलेसी है। इसकी एक एग्जांपल इस तरह से देखें कि अगर हम कहें कि एक टीम में 3 प्लेयर्स टॉप क्लास हैं तो पूरी टीम ही बहुत जबरदस्त है। जैसे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम है हमारे पास, हम कहते हैं कि शाहीन और बाबर हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, तो हम ये कहें कि पूरी पाकिस्तान टीम ही बहुत अच्छी है। ये बात लॉजिकली गलत है कि भाई 3 प्लेयर्स टॉप ऑफ द वर्ल्ड हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि बाकी सारी टीम भी टॉप ऑफ द क्लास और दुनिया में सबसे बेस्ट है। ये एक समझाने के लिए बात है। ऑफ कोर्स वी ऑल लव द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। दूसरे नंबर पे हमारे पास फैलेसी है फैलेसी ऑफ डिवीजन। इफ इट इज ट्रू ऑफ द होल देन इट इज ट्रू ऑफ द पार्ट्स। इसको इस तरह से समझें कि अगर मैं ये कहूं कि मेरा घर एक मजदूर से बड़ा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मजदूर से ज्यादा मेहनत करता हूं। ये एक लॉजिकल फैलेसी है। हो सकता है कि मजदूर मेहनत में मेरे से ज्यादा हो लेकिन घर मेरा बड़ा हो, तो इसलिए ये कहना कि घर का साइज किसी ना किसी तरह से मेहनत से रिलेटेड है, ये एक लॉजिकल फैलेसी है। तीसरे नंबर पे हमारे पास फैलेसी है टू खोखवे। इसका मतलब हु आर यू टू टॉक, तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले। अगर आपका कोई दोस्त है या कोई जानने वाला है जो आपको कहता है कि यार कभी भी आर्ग्यूमेंट करते हुए लॉजिकल फैलेसीज को यूज नहीं करना, तो आप उसको कहें कि यार तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, भाई मैं तो लॉजिकल फैलेसी यूज करूंगा, तो ये बात गलत है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप उस बंदे को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, बजाय इसके कि आप ये देखो कि वो बात क्या कर रहा है। इसका उर्दू में सीधा सीधा अगर हम कहें तो ये कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि वो क्या कह रहा है। अगर उसकी बात ठीक है तो उसकी बात को फॉलो करो और उसकी बात को मानो। उसके बाद हमारे पास आती है स्ट्रॉ मैन फैलेसी, willfully misrepresenting an argument that another person has made। यानी कि आपको समझ तो लग गई है कि वो असल में क्या बात कर रहा है, लेकिन आप जानबूझ के उसके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को रिप्लाई करने के आप अपनी तरफ से उसकी एक आर्ग्यूमेंट की मिरर इमेज और एक स्ट्रॉ मैन बनाते हो और आप उस स्ट्रॉ मैन के अंदर फॉल्ट्स ढूंढ के उसको अटैक करते हो। इसकी एग्जाम्पल एक ऐसे देखें कि हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है कि यार ये जो जरा मॉडर्न और ये जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना, ये कहते हैं कि भाई हमें तो सड़कों पे नंगा फिरने की इजाजत होनी चाहिए। हालांकि अगर आप एक्चुअली देखें तो वो ये कोई भी ये नहीं कहता कि हमें सड़कों पे नंगा फिरने की इजाजत होनी चाहिए, लेकिन हम गुस्से में आके और हमें जब समझ नहीं लग रही होती कि हम दूसरे के आर्ग्यूमेंट का क्या रिप्लाई करें, तो फिर हम इस तरह से किसी जो बात किसी ने ना की हो हम उसको एक स्ट्रॉ मैन बनाते हैं और हम उस आर्ग्यूमेंट को रिप्लाई करके ये समझते हैं कि हमने उस बंदे की एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स का रिप्लाई कर दिया। इसको हम कहते हैं स्ट्रॉ मैन आर्ग्यूमेंट। उसके बाद हमारे पास आती है एड होमिनम, यानी अटैकिंग द मैसेंजर। ये तो इतनी कॉमन है ना हमारी सोसाइटी में। एड होमिनम फैलेसी में हमारे पास क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि यार उस बंदे की बात ना सुनना, भाई वो तो बंदा ही खराब है, वो तो ये है, वो तो वो है, वो जो मर्जी कहता रहे, उसकी बात नहीं सुननी तुम्हें। इसका मतलब क्या हुआ कि आप उस मैसेंजर को, यानी कि वो जो बंदा बात कर रहा है, आप उसको और उसकी पर्सनैलिटी को अटैक कर रहे हो, बजाय इसके कि आप ये सोचो कि वो बंदा बात क्या कर रहा है।
इसी के साथ एक रिलेटेड फैलेसी है जेनेटिक फैलेसी, यानी कि हम एक आर्ग्यूमेंट को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दें कि वो बंदा जो ये आर्ग्यूमेंट पेश कर रहा है हमें वो पसंद नहीं है। तो हमें ये भी इससे भी बच के रहना है कि हम जेनेटिक फैलेसी और एड होमिनम फैलेसी को अपने आर्ग्यूमेंट्स में शामिल ना करें। उसके बाद हमारे पास आती है फेलिशियस अपील टू अथॉरिटी, यानी कि आप अपने आर्ग्यूमेंट में किसी ऐसे बंदे को कोट करें और किसी ऐसे बंदे को प्रेजेंट करें कि जो कि उस टॉपिक पे जिस पे डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट हो रहा हो कोई अथॉरिटी ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है कि यार तुम ये काम क्यों करते हो, यार पता नहीं यार सारे करते हैं। तो भाई सारे उस काम के अंदर अथॉरिटी नहीं है। अगली फैलेसी हमारे पास है रेड हेरिंग, यानी कि सिंपली डिस्ट्रैक्शन। ये भी एक बहुत ही ज्यादा कॉमन फैलेसी है और हम अक्सर देखते हैं कि लोग ये करते हैं, खास तौर पे हमारे पॉलिटिशियंस। फॉर एग्जांपल अगर कोई कहे कि यार तुमने ये करप्शन की है, तो वो कहते हैं हमने तो किया है भाई, उसको भी तो देखें उससे ज्यादा किया है, वो तीसरा बंदा देखें उसके पास तो इतने ज्यादा पैसे हैं उसने भी तो किए। अगर उन्होंने की है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुमने जो करप्शन की है वो छुप गई। उसके बाद हमारे पास आती है फॉल्स कॉज या फिर टेक्सास शार्प शूटर। इसमें क्या है कि आपने पहले डिसाइड कर लिया कि आपका कंक्लूजन क्या है और उसके बाद जाके आपने रिसर्च शुरू की और सिर्फ वो रिसर्च ली कि जो आपके कंक्लूजन को सपोर्ट करे। ये गलत है और अनफॉर्चुनेटली हमारे डिबेट्स में, जो स्कूल्स में डिबेट्स होती हैं, उसमें भी जब आप बच्चे को एक टॉपिक असाइन कर देते हैं कि तुमने इसके फॉर डिबेट करना है और तुमने इसके अगेंस्ट, तो ये हम एक लॉजिकल फैलेसी कमिट कर रहे होते हैं। होना ये चाहिए कि हर बच्चा जाके खुद रिसर्च करे और फिर अपनी रिसर्च की बेसिस पे वो ये डिसाइड करे कि मैंने किस पॉइंट, किस साइड का जो है ना वो आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यू करना है। ये एक लॉजिकल और ये एक फैक्चुअल तरीका है किसी भी डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लोडेड क्वेश्चन। ये एक बहुत ही फनी फैलेसी है और ये भी हम अक्सर कमिट करते हैं। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने मान लिया है कि आप एक इडियट हैं, तो अगर वो इसका आंसर यस करे तब भी वो इडियट है और वो अगर इसका आंसर नो करे तब भी वो इडियट है। यानी कि आपके क्वेश्चन में ही आंसर है और वो जो मर्जी जवाब दे उसका एक ही कंक्लूजन निकलेगा और वो ये कि वो बंदा इडियट है। तो ये भी एक लॉजिकल फैलेसी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास फैलेसी आती है नो ट्रू स्कॉट्समैन। इसकी एग्जांपल इस तरह से समझें कि कोई भी पाकिस्तानी ये नहीं कहेगा कि मुझे चाय नहीं पसंद और जो चाय नहीं पीता वो पाकिस्तानी नहीं है। तो ये भी एक लॉजिकल फैलेसी है, क्योंकि हो सकता है कि कोई बंदा एक बहुत स्ट्रॉन्ग पाकिस्तानी आइडेंटिटी पे बिलीव करता हो, यानी वो एक बहुत नेशनलिस्ट किस्म का बंदा हो, लेकिन उसको चाय नहीं पसंद, उसको ऑरेंज जूस पसंद है। तो इसलिए ये भी एक लॉजिकल फैलेसी है। फिर हमारे पास आता है पर्सनल इनक्रेडिबिलिटी, यानी कि अगर आपको कोई चीज बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रही है और आपके वो समझ से बाहर है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो बात ही गलत है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने आप को देखूं और मुझे ये साइंटिफिक फैक्ट पता चले कि मेरी बॉडी जो है वो बिलियंस ऑफ एटम से बनी है और मैं ये कहूं कि यार कैसे, यार मेरी बॉडी में तो बिलियंस ऑफ एटम्स नहीं हो सकते इसलिए मैं नहीं मानता, तो मेरे मानने या ना मानने से ये फैक्ट तो चेंज नहीं होता कि मेरी बॉडी बिलियंस ऑफ एटम्स से बनी है। इसलिए ये भी एक लॉजिकल फैलेसी है। उसके बाद हमारे पास दो फैलेसीज हैं, अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट और अफर्मिंग द एंटीसीडेंट। अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ डॉग, तो माय डॉग बार्क्स व्हेन देयर इज एन इंट्रूडर आउटसाइड। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर हम ये कहें कि माय डॉग इज नॉट बार्किंग देयरफॉर देयर इज नॉट एन इंट्रूडर आउटसाइड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बात तो गलत है, क्योंकि हो सकता है कि बाहर कोई ऐसा बंदा हो जो इंट्रूडर ना हो, जो कोई घर का बंदा हो, इसी वजह से वो कुत्ता जो है वो नहीं भौंका। तो इसका ये मतलब तो नहीं, इसलिए कहते हैं कि ये भी एक लॉजिकल फैलेसी है। उसके बाद हमारे पास अफर्मिंग द एंटीसीडेंट है। तो एंटीसीडेंट क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि ऑल डॉग्स बार्क, तो ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर हम ये कहें कि इट इज नॉट बार्किंग देयरफॉर इट इज नॉट अ डॉग, तो हो सकता है कि वो उस वक्त ना भौंक रहा हो, इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो कुत्ता नहीं है। इसीलिए ये भी एक लॉजिकल फैलेसी। उसके बाद हमारे पास आती है अपील टू फैलेसी। अब अपील टू बहुत सारी चीजों का हो सकता है, अपील टू पॉपुलैरिटी, अपील टू नेचर, अपील टू ट्रेडिशन, मुख्तलिफ। हम तीन बेसिक देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि अपील टू ट्रेडिशन क्या है, यानी कि भाई हम तो लोग हजारों सालों से ये करते आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें भी यही करना है। हालांकि वक्त के साथ साथ चीजें चेंज होती हैं, जरूरी नहीं है कि आज से 1000 साल पहले जो चीज होती थी आज भी वही ठीक हो। इसी तरह हमारे पास है अपील टू पॉपुलैरिटी। 10 में से 9 डॉक्टर कहते हैं कि XYZ टूथपेस्ट यूज करने से दांतों का दर्द दूर हो जाता है,
भाई 9 में से 10 डॉक्टर्स जरूरी तो नहीं है कि वो ही सारा सैंपल सेट हो सकता है वो 10 डॉक्टर्स वो हो कि जिनको आपने पैसे दिए हो। इसलिए इस तरह से बात करना कि अथॉरिटी है क्योंकि ज्यादा लोग ये कहते हैं, ये बात भी गलत है, क्योंकि ज्यादा लोग भी गलत हो सकते हैं और जरूरी नहीं है कि सारे ही ठीक हो सकता है जो माइनॉरिटी हो वो बात ठीक कह रही है। उसके बाद हमारे पास जो फैलेसी है वो है बेगिंग द क्वेश्चन, यानी कि इसको हम सर्कुलर रीजनिंग भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल इस तरह लें कि मैं बैचलर हूं क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई, और मेरी शादी नहीं हुई इसलिए मैं बैचलर हूं, क्योंकि सारे बैचलर्स वो होते हैं जिनकी शादी नहीं होती। तो भाई आप घुमा घुमा के वही बात बार बार कर रहे हो कि आप बैचलर हो क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई। ये एक ही आर्ग्यूमेंट है कि आप शादी नहीं हुई इसलिए आप बैचलर हो। घुमाने से बात, पॉइंट चेंज नहीं होता, आर्ग्यूमेंट चेंज नहीं होता, एविडेंस चेंज नहीं होता, वही चीज बार बार आप रिपीट कर रहे हो। इसी तरह हमारे पास एक है फॉल्स डायकोटोमी, यानी ब्लैक और व्हाइट। जिस तरह के अगर आप देखो कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो कहते हैं, मशहूर एग्जाम्पल इसकी आप ये देखें कि न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होते हैं, या तो आप मेरे साथ हैं या आप दूसरी तरफ हैं, आपके पास बीच का कोई ऑप्शन नहीं है। या इसी तरह आइडियोलॉजीज में क्या होता है कि हम कहते हैं कि या तो आप इस आइडियोलॉजी के 100% साथ हैं या तो आप इस आइडियोलॉजी के 100% खिलाफ हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आप कुछ बातें जो ठीक है वो ले लें और जो गलत है उनको रिजेक्ट कर दें, या 100% इस तरफ या 100% उस तरफ। इसको हम कहते हैं फॉल्स डायकोटोमी, यानी ब्लैक और व्हाइट के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है, कोई ग्रे एरिया नहीं है। हालांकि जिंदगी में हमें हमेशा ग्रे एरिया में रहना चाहिए, यानी कि ना बिल्कुल एक तरफ ना बिल्कुल दूसरी तरफ, मिडिल ग्राउंड। जो बंदा अच्छी बात करे उसकी अच्छी बात को ले लो और जो बुरी बात करे उसकी बुरी बात को मत मानो। ये मत देखो कि मुझे अगर एक बंदे को फॉलो करना है तो मुझे उसकी सारी बातें फॉलो करनी है, उसकी सिर्फ अच्छी बातों को फॉलो करना या उसकी लॉजिकल बातों को फॉलो करना आपके ऊपर फर्ज है। उसके बाद हमारे पास आती है स्लिपरी स्लोप फैलेसी। ये फैलेसी भी अनफॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और हम अक्सर देखते हैं कि हमारे बड़े खास तौर पे ये फैलेसी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल सुबह तुम्हारा टेस्ट है, तुम अगर टेस्ट के लिए नहीं पढ़ोगे तो तुम इस टेस्ट में फेल हो जाओगे। अगर तुम टेस्ट में फेल हो जाओगे तो तुम एंड ऑफ ईयर एग्जाम्स में भी फेल हो जाओगे। अगर तुम एंड ऑफ ईयर एग्जाम्स में फेल हो जाओगे तो तुम्हें आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा तो तुम्हें डिग्री नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें डिग्री नहीं मिलेगी तो तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी तो तुम सक्सेसफुल नहीं होगे और जिंदगी में जो है ना वो फारग ही बैठे रहोगे। तो भाई एक टेस्ट की तैयारी ना करने से जिंदगी में फेल होने का क्या ताल्लुक है? आपने एक आर्गुमेंट, एक स्लोप पर चलना शुरू किया और फिर आप फिसलते ही गए आखिर तक, बीच में आप कहीं नहीं रुके। इसको हम कहते हैं स्लिपरी स्लोप फैलेसी। इस फैलेसी को भी अवॉइड करना है, यानी कि दूरअंदेशी, आगे देखना, फ्यूचर में देखना एक अच्छी चीज है, लेकिन इतना फ्यूचर में आगे नहीं देख लेना कि जो आपका बेसिक, जिधर आप अभी खड़े हो आप उससे ना देखो आगे। ये जिस स्टेप पे आप हो बस उससे नेक्स्ट स्टेप तक देखना है। बिल्कुल आगे तक की प्लानिंग अभी से ही कर लेना एक बहुत ही बेवकूफी की बात है और इसको हम लॉजिकल फैलेसी भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हेस्टी जनरलाइजेशन। ये भी एक बहुत कॉमन फैलेसी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे जो परदादा थे ना वो 100 सिगरेट से एक दिन की पीते होते थे और उनकी उम्र तो 110 साल की थी। इसका मतलब है कि सिगरेट पीना हमारे लिए इंजूरियस नहीं है। हालांकि भाई वो एक बंदे थे, उनकी लाइफ, उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था, तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ सिगरेट्स की वजह से लंबी उम्र हो उनकी। और हो सकता है कि सिगरेट्स में वाकई कुछ ऐसा हो कि वो आपके लिए हार्मफुल है। उस एक बंदे के ऊपर फोकस करके आप ये नहीं कह सकते कि जनरली सबके ऊपर यही रूल अप्लाई होता है कि सिगरेट्स जो है वो हार्मफुल नहीं है। इसलिए हेस्टी जनरलाइजेशन भी एक लॉजिकल फैलेसी है जिससे बचना जरूरी। उसके बाद हमारे पास आती है बर्डन ऑफ प्रूफ फैलेसी। ये फैलेसी भी लेसर नोन है लेकिन ये है कॉमन। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो बंदा एक क्लेम कर रहा है, ये उस क्लेम को प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बंदे पर है, ना कि ये कि दूसरा बंदा जो है वो उसको डिसप्रूव करने की कोशिश करे। यानी कि जिसने कोई क्लेम किया है उस क्लेम को साबित करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पे है, ये नहीं कि दूसरा बंदा उसके उस क्लेम को जो है वो साबित करे कि वो गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि मैं भूत हूं तो मुझे साबित करना है कि मैं भूत किस तरह से हूं। दूसरा बंदा नहीं मुझे कहेगा कि देखो, दूसरे बंदे के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो साबित करे कि मैं भूत नहीं हूं, मुझे साबित करना है कि मैं भूत हूं। एक फनी सी एग्जांपल है। मेरी पर्सनल फेवरेट फैलेसी है इनविंसिबल इग्नोरेंस, यानी कि अपील टू पिग हेडेडनेस।
अगर आप ये कहें कि मुझे जो मर्जी आर्ग्यूमेंट दे दो, मुझे प्रूफ्स लाके दे दो, मुझे स्टेटिस्टिक्स लाके दे दो, मुझे दुनिया जहान का जो एविडेंस इकट्ठा करके दे सकते हो, साइंटिफिकली, मॉरली, जिस तरह मर्जी का एविडेंस दे दो, मैंने अपनी बात से पीछे नहीं हटना और मैंने तुम्हारी बात को नहीं मानना। तो ये है अपील टू पिग हेडेडनेस, यानी कि आप किसी भी तरह से किसी की भी एक्चुअल असल एक्यूरेट बात को मानने से इनकार ही कर दें, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी लॉजिकल फैलेसी है और मेरी फेवरेट भी है और मुझे सबसे ज्यादा फनी भी यही लगती है। और आखिर में हमारे पास आ जाती है द फैलेसी फैलेसी। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई बंदा अपने आर्ग्यूमेंट्स में कोई लॉजिकल फैलेसी कमिट भी करता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसका आर्ग्यूमेंट 100% गलत है। यानी कि अगर कोई आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करता है और उसके 10 पॉइंट्स में से 2 या 3 पॉइंट्स में लॉजिकल फैलेसी आपको नजर आती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका सारी आर्ग्यूमेंट में हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसकी सारी आर्ग्यूमेंट गलत है जस्ट बिकॉज उसने 1 या 2 लॉजिकल फैलेसीज को यूज किया। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने किसी बंदे के आर्ग्यूमेंट में लॉजिकल फैलेसी पकड़ ली है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके 100% आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये थी आज की वीडियो और होपफुली आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। ये चीजें हमारे आर्ग्यूमेंट्स को इम्प्रूव करने में हमारी बहुत मदद करती हैं। और नीचे विकिपीडिया का पेज का लिंक है जिसमें और भी ज्यादा फैलेसीज के बारे में इंफॉर्मेशन है। अगर आप चाहें तो आप उसको विजिट करके इन फैलेसीज के बारे में और पढ़ सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि आपका आर्ग्यूमेंट भी सेंसिबल और प्योर हो। थैंक यू वेरी मच।